Hello everyone, let's go forward to next set of questions from environment section 2022 के प्रीलिम्स के पेपर में। यहाँ पर सवाल पूछा गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट को लेकर, तो कौन कौन से प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि इतना सारा हमें ना पता नहीं होता है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे ट्राई टू गो फॉरवर्ड टू एलिमिनेशन वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये पता है कि स्पिनच जो है, स्पिनच इज नॉट नोन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पर अगर मैं स्पिनच के हिसाब से मेरा आंसर आइडेंटिफाई करूँ तो आई एम जस्ट लेफ्ट विथ 1, 3 एंड 4। So alfalfa, chickpea and clover are the plants which are known for नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्या क्या कंसेप्ट और कीवर्ड यहाँ पर पिक करने हैं और क्या कंटेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी वी हैव डन दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट कपल ऑफ टाइम्स, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। और दूसरी पार्ट आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, दैट विल बी लाइक कि बैक्टीरिया कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं ना। दिस इज समथिंग विच यू शुड बी लाइक कि आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम एंड अगेन क्वेश्चन बनेंगे, राइट। तो जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, उनके जो भी कोई आपको डिटेल्स पता होगी, जितनी आप याद रख सकते हैं उतना याद रखने की कोशिश करें। सो दिस इज वेयर आई हैव लाइक अ टेबल। अदरवाइज आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक रेफर करें, उससे भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन पूछा गया है बायोरॉक टेक्नोलॉजी को लेके। ऑलरेडी ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो जो डैमेज्ड कोरल्स होते हैं, उनके रिस्टोरेशन के लिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। अब ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी में किया क्या जाता है उसको भी समझ लेते हैं। ये जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है, ऑल्टरनेट एक और नाम से जानी जाती है, दैट इज मिनरल अक्रीशन टेक्नोलॉजी। तो आपने क्या किया, एक मेटल फ्रेम सबमर्ज कर दिया अंडर सी, और वहां से आप एक लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। जैसे ही आप ये लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस से इस मेटल फ्रेम के ऊपर मिनरल अक्रीशन शुरू हो जाएगा। अब ये जो मिनरल अक्रीट हुआ है या मिनरल का लेयर बनेगा उस मेटल फ्रेम पे, इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर व्हाट, कोरल्स, ऑयस्टर्स और बाकी मिनरल लाइफ के लिए या मराइन लाइफ के लिए। तो उसमें आपके कोरल्स या ऑयस्टर जो है अटैच हो जाएंगे और ग्रो करना शुरू करेंगे। और इस मेथड से आपके जो कोरल्स हैं, दे कैन ग्रो एट अ फास्टर रेट, और रेजिलियंस भी उनमें ज़्यादा होगा। आप यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट का डैमेज भी नहीं कर रहे। एट द सेम टाइम ये जो भी आपके रीफ्स होंगे, दे विल एक्ट एज अ नेचुरल ब्रेक वाटर, एंड दैट इज वाई ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी भी देखी जाती है। तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज हाउ वी गो फॉरवर्ड टू बायोरॉक टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी पूछा गया है। आई हैव ऑल्सो सर्च फॉर व्हाट आर द अदर लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, कि कोरल रीफ को रिस्टोर करने के लिए और क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन रिस्टोरेशन ऑफ कोरल कैन बी अ मेजर थीम दिस ईयर ऑल्सो, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में बड़े पैमाने पर वर्ल्ड वाइड कोरल डैमेज हुए हैं। तो वील हैव टू टेक अ स्टॉक कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर कंटेक्स में क्या क्या चीज़ें आगे आ रही हैं। सो दैट वाज अबाउट बायोरॉक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज मियावाकी मेथड। इफ यू लुक फॉरवर्ड टू दिस मियावाकी मेथड, एक सिंपल मेथड है विच इज फॉर क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन दी अर्बन एरिया। ठीक है, तो ये जो मियावाकी मेथड है, जापानीज गार्डन्स आप डेवलप करते हैं किसी एक पर्टिकुलर अर्बन एरिया में। आपके भी शहर में जापानीज गार्डन का कोई कंसेप्ट होगी। सो इट इज नथिंग बट वहां पर एक गार्डन या एक फॉरेस्ट का पैच क्रिएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ मियावाकी मेथड। अब ये जो मियावाकी मेथड है, एक जापानीज साइंटिस्ट है डॉक्टर अकीरा मियावाकी, उन्होंने इस रिफॉरेस्टेशन टेक्निक को डेवलप किया था, और वो यहाँ पर फोकस कर रहे हैं डेंस प्लांटिंग ऑफ नेटिव स्पीशीज। नाउ दिस कैन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये मियावाकी मेथड की डिटेल थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि मियावाकी मेथड में हम लोग किस प्रकार से अप्रोच करते हैं। सो वी गो फॉरवर्ड टू द नेटिव स्पीशीज। यहाँ पर आप सेल्फ सस्टेनिंग फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। साइट और स्पीशीज का सिलेक्शन लोकल इकोलॉजी के हिसाब से होता है। सॉइल को एनरिच करा जाता है ऑर्गेनिक मैटर से। जो प्लांटिंग करी जाती है, इट इज हाईली डेंस। ठीक है, हाई डेंसिटी आप वहां पर सैपलिंग्स प्लांट करेंगे। और यहाँ पर मेंटेनेंस आप ज्यादा नहीं करते। यू अलाउ दैट फॉरेस्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, नेचुरल कंडीशन में आप उसको ग्रो करने के लिए अलाउ करते हैं, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू फास्ट ग्रोइंग मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट। ठीक है, जो कि आपकी लोकल बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करेगा। सो दैट इज हाउ मियावाकी मेथड इज डन। नाउ डिटेल जो भी है, यहाँ पर अगला सवाल हो सकता है, या
इसी प्रकार की एक फॉरेस्ट रीजनरेशन की जो मेथड है विच इज कॉल्ड एज असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। तो ये टर्म भी पूछी जा सकती है कि ये असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये आपकी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सीलरेट कर रहे हैं नेचुरल रिग्रोथ ऑफ वेजिटेशन को। मास प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करने की जगह आप क्या करेंगे, आप फोकस करेंगे जितनी भी एग्जिस्टिंग सीडलिंग सैम्पलिंग या रूट स्टॉक है उनके प्रोटेक्शन और उनको एनहांस करने में। तो क्या क्या स्टेप्स होगी वो भी समझ लीजिए। आप डिस्टर्बेंस कंट्रोल कर रहे हैं कि मिनिमाइज करेंगे ग्रेजिंग को, फायर को, इन्वेजिव स्पीसीज को, सिलेक्टिव वीडिंग और थिनिंग करी जाएगी, एनरिचमेंट प्लानिंग करी जाएगी अगर जरूरत पड़ती है, और लो कॉस्ट कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ एक मेथड से आप एक जो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन है वो करेंगे, एंड वी कॉल दैट पर्टिकुलर मेथड एज असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, ठीक है। तो ये रहा असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन का मेथड। मियावाकी मेथड पूछा गया है, अगले सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, सवाल पूछा गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके। ऑलरेडी वी हैव डन व्हाट दिस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज 1986 का। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि ये कौन सी बॉडी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंस्टिट्यूट होती है। तो यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। Now when we look forward to Central Groundwater Authority, सेक्शन 3 है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके अंतर्गत ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कंस्टिट्यूट होती है। अगर आप इसका रोल देखें तो इट रेगुलेट एंड कंट्रोल्स ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो उसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज या गाइडलाइंस बनानी होगी तो उसको लाइक इम्प्लीमेंट करती हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को प्रिवेंट करने में लाइक इसका एक रोल होता है। तो ये मॉनिटर करते रहेंगे क्रिटिकल ग्राउंड वाटर के एक्सप्लॉइटेड एरियाज कौन कौन से हैं, कंप्लायंसेस को एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट करेंगे। एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो है दिस इज एन एपेक्स अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर रेगुलेशन इन इंडिया। तो ऑलरेडी ग्राउंड वाटर को लेके कई सारे सवाल पूछे भी गए थे। आई गेस आई ऑल्सो मिस्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम, और उसमें मेरे साइड से भी ये कवर होना जरूरी था, बट बाय इट डिडंट हैपन। सो विल मेक श्योर कि अगली बार जब भी कोई ऐसे कोई पर्सपेक्टिव डेवलप करना होगा अथॉरिटीज को लेके वी विल डू फॉरवर्ड टू दैट। नाउ व्हेन आई लुक फॉरवर्ड टू अदर ऑप्शंस, तो क्वेश्चन का डायनामिक्स भी समझ लीजिए। सो यूपीसी वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपको ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी पता होगी, और बाकी अगर नहीं भी पता हो तो भी चलेगा। वाई? क्योंकि बाकी जितनी भी बॉडीज है दे आर नॉट लाइक कि एपेक्स बॉडीज नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करें रिगार्डिंग सेंट्रल वाटर कमीशन, तो सेंट्रल वाटर कमीशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से नहीं आ रहा है, एंड इट्स अ एक्सपर्ट एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग बॉडी फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज वाटर रिसोर्सेज। बस एक बेसिक रोल यहाँ पर अगर आप पता कर ले इन सारे कमीशंस का तो दैट शुड बी सफिशिएंट। सो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। देन आई गो फॉरवर्ड टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। अगेन ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ही आता है। अगेन ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। इसका भी अगर आप फंक्शन देखें एडवाइजरी है, साइंटिफिक है, और डेटा गैदरिंग एजेंसी के तौर पर और पॉलिसी मेकिंग में ये काम करती है। एंड देन वी हैव नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत है, 1982 में आई थी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। क्या करेंगे? सो इसका जो रोल है लार्ज स्केल वाटर मैनेजमेंट का रोल होगा। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का इनका रोल होता है, और स्पेसिफिक अगर आप इसको देखें तो जो भी वाटर सप्लाई है इंडिया में उसको सस्टेनेबल वे में यूज करने का पॉलिसी और उसका प्लानिंग जो भी होगा ये इंश्योर किया जाता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। नाउ इन फ्यूचर अगर मुझे सवाल पूछना हो तो मैं किस पर्टिकुलर बॉडी को लेके सवाल पूछूंगा? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी पूछा जा चुका है। आई कैन आस्क फर्दर क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेंट्रल वाटर कमीशन। तो सेंट्रल वाटर कमीशन थोड़ा सा ध्यान में रखें। आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर टू बॉडीज। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भी मुझे नहीं लगता कि पूछा जाना चाहिए, या नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में भी कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं बन सकते। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन वॉशिंग करके टर्म पूछी गई है। तो ये जो ग्रीन वॉशिंग है इट इज कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। तो ये जो भी प्रैक्टिसेस कंपनीज के द्वारा करी जाती है उन प्रैक्टिसेस को हम कहते हैं कि ये ग्रीन वॉशिंग करा जा रहा है। तो अब ग्रीन वॉशिंग टर्म तो हमें पता है
एग्जैक्टली क्या है, लेकिन हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में कुछ एक इश्यूज थे, तो ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, और ये जो ग्रीन वॉशिंग की गाइडलाइंस है उसमें क्या क्या कहा गया है, अलाउड क्या है, क्या प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस है, दैट इज समथिंग विच हैज बीन मेंशन्ड हियर। आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स में ये सवाल बनेगा, लेकिन इतना ध्यान में होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विथ some guidelines on greenwashing. Fine, so I'll leave that particular part in then and there itself. Moving forward to next question, जो wildlife protection को लेकर पूछा गया है कि with reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements. So wild animals are sole property of the government, correct होगा, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं डिफाइनेटली गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी होती है. व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट है, आप कॉमन सेंस या लॉजिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. देन एप्रहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग. सी, जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी जो कैप्चर या किलिंग करी जाती है, डिफाइनेटली ह्यूमन लाइफ को डेंजर अगर होता है तो ये किया जाता है, बट दिस इज नॉट द ओनली सफिशिएंट ग्राउंड. यहाँ पर ये कीवर्ड आप ध्यान में रखें कि अगर हमें लगा कि कोई एक एनिमल जो है डेंजर क्रिएट कर रहा है, तो विल वी गो फॉरवर्ड टू किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ दैट एनिमल? तो नो, वी कैन नॉट रियली गो फॉरवर्ड टू किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ दैट एनिमल. इट हैज़ अ लाइक ए डिटेल या एक इलेबोरेट प्रोसेस आपको वहां पर दिखाई देगी. तो ऑप्शन ए 1 and 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. अब यहाँ से आगे करना क्या है, तो मेरे पास कुछ एक प्रोविजंस है जो आप ध्यान में रखें. तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972, उसके अंतर्गत ये सारे ही प्रोविजंस इन्वॉल्व होंगे. जितने भी एनिमल्स है दे आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 to शेड्यूल 5 and 6 भी यहाँ पर है, लेकिन प्रोटेक्टेड एरियाज जो है, प्रोटेक्टेड एनिमल्स जो है दैट इज अंडर शेड्यूल 1 to शेड्यूल 4. यहाँ पर सेक्शन 39 है विच स्टेट्स दैट द वाइल्ड एनिमल्स ट्रॉफीज और अनक्यूर्ड ट्रॉफीज शैल बी कंसिडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये सेक्शन ध्यान में रखिएगा. सेक्शन 39 के अंतर्गत जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. दूसरा स्टेटमेंट था जो कि करेक्ट है कि आप जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे. So, Wildlife Protection Act provides conservation of wild species even outside protected area, so on and so forth. जो तीसरा प्रोविजन यहाँ पर है, स्टेटमेंट दिया गया है कि आप उनको किल कर सकते हैं, तो नो, यू कैन नॉट किल मियरली ऑन द बेसिस ऑफ कि ये ह्यूमन लाइफ को थ्रेट कर रहे हैं. यू विल रिक्वायर एन अथोराइजेशन बाय हुम, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जब तक अथोराइज नहीं करेंगे, और ये प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 11 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, सो दैट इज अबाउट ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स. अब एक एक करके ये जो वाइल्ड लाइफ एनिमल की किलिंग और कैप्चरिंग का मामला है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. सो देयर इज सेक्शन 11 जो परमिट करता है टू किल और कैप्चर वाइल्ड एनिमल्स इन सर्टेन केसेस. कौन ऑथोराइज करेगा किलिंग को? तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा ही विल ऑथोराइज कि यस, ये जो भी एनिमल है इट हैज कॉज्ड डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ, तो उस कारण से आप उसका कैप्चर करें या किलिंग करें. अब मियर एप्रहेंशन यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, आपको कुछ एक स्पेसिफिक ग्राउंड्स या आपको कुछ एक स्पेसिफिक लाइक फैक्ट्स यहाँ पर पुट करने पड़ेंगे कि एक पर्टिकुलर एनिमल या ऑर्गेनिज्म के कारण कोई एक प्रॉब्लम हुई है. देन देयर इज सेक्शन 12 वेयर वी ग्रांट स्पेशल परमिट्स जो कि किए जा सकते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड कैप्टिव ब्रीडिंग, पर यहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है. देन वी हैव सेक्शन 62, और सेक्शन 62 में यू कैन डिक्लेयर सर्टन वाइल्ड एनिमल्स एज वर्मिन. ठीक है, अगेन वर्मिंग डिक्लेयर करने के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर एरिया में आप उसको वर्मिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, या पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी आपको उसको वर्मिन डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है, और तब जाकर ही आप उस पर्टिकुलर एनिमल को कल कर सकते हैं या किल कर सकते हैं. सो जनरली इंडिया में अगर आप वर्मिन स्पीशीज को देखें तो कई सारे एरियाज में वाइल्ड बोर, नील गाय या रेसस मकेक, इनको वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है बिकॉज दे कॉज अ लॉट ऑफ क्रॉप डैमेज. ओके, एंड लास्टली वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट है 2022 का, तो यहाँ पर एक स्ट्रिक्टर प्रोविजंस आए हैं, रेगुलेशंस आए हैं. तो ऑलरेडी हम लोग ये अमेंडमेंट को भी डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग वर्मिन. तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है उसका रोल कुछ एक यहाँ पर इन्वॉल्व होता है. एलिफेंट का माइग्रेशन को लेकर हमने एक क्वेश्चन किया था, तो वहां पर हमने ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं
वो कवर करे थे, तो उस क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा तो यूल बी एबल टू रिलेट विथ कि करंट अफेयर्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्या क्या चल रहा है. सो दैट वाज अबाउट 2022 के क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैंने 2022 का छोड़ दिया है, पीडीएफ में मैं उसको डाल दूंगा, क्योंकि वो एसिड रेन को लेके सवाल पूछा गया था कि किस किस सब्सटेंस के कारण या गैसेस के कारण एसिड रेन हो सकता है. सो दैट इज आई रियली डू नॉट थिंक उसको फिर रिपीट करने की जरूरत है. विल सी यू इन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. थैंक यू एवरीवन.